बेटा आज जो है ना आप इस चैप्टर में अप्रीजल ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी करने वाले हो कि जो इंडिया और पाकिस्तान चाइना और पाकिस्तान इन दोनों देशों ने जो डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाई थी, तो आप उस पॉलिसी का अप्रीजल देखने वाले हो, मीन्स कि उसका वैल्यूएशन होने वाला है। तो पहली बात करते हैं चाइना की पॉलिसी का वैल्यूएशन हमने दो बेसिस पे किया है कि भाई प्री रिफॉर्म पीरियड कैसा था चाइना और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड कैसा था चाइना। तो अगर आप बात कर रहे हो कि प्री रिफॉर्म पीरियड चाइना में क्या क्या खास बात थी, अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं। प्री और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड से पहले आप ये जान लो कि चाइना ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में आके रिफॉर्म नहीं किया है, बल्कि अपनी मर्जी से रिफॉर्म किया है ना। डिड नॉट हैव एनी कंपल्सन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म डायरेक्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने चाइना को प्रेशराइज नहीं किया कि आप रिफॉर्म करो। चाइना ने 1978 में अपनी स्लो पेस ऑफ ग्रोथ को देख के खुद ब खुद रिफॉर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब प्री रिफॉर्म पीरियड चाइना क्या क्या चीज़ें डेवलप्ड कर चुका था। तो सबसे पहली चीज़ कि रिफॉर्म से पहले ही चाइना अपने रूरल एरिया में जो हेल्थ सर्विस है, रूरल एरिया में हेल्थ सर्विस को वो बड़े लेवल पे रिफॉर्म से पहले ही इम्प्रूव कर चुका था, एक पॉइंट। दूसरी बात कि रिफॉर्म से पहले ही कम्यून सिस्टम की वजह से चाइना में फूड ग्रेन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था। इट मीन्स कि जैसे इंडिया में चल रहा था ना कि इनइक्वालिटी है फूड ग्रेन की, कि कुछ लोग जमींदार हैं और कुछ जो है फार्मर्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे कम्यून सिस्टम होने की वजह से फूड ग्रेन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था रिफॉर्म से पहले। अगली बात कि चाइना ने कई सारी पॉलिसी लगाई, जैसे लैंड रिफॉर्म किया है ना, जीएलएफ लेके आए, और इन सब के बाद भी चाइना में पर कैपिटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1978 में उतना ही था जितना मिड ऑफ 1950 में था, है ना। तो इस वजह से ये सबको समझ में आना शुरू हो गया कि जो माओ की पॉलिसी है, चाइना की गवर्नमेंट इस बात को समझ गई कि माओ की पॉलिसी फेल हो रही है, और माओ की पॉलिसी फेल हो रही है, तो इसलिए चाइना ने 1978 में अपनी मर्जी से रिफॉर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब जब रिफॉर्म हुआ चाइना में तो फिर क्या चेंजेस आए, देखो बेटा। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, सबसे पहली चीज कि आज अगर चाइना का रैपिड ग्रोथ हुआ है तो उसके पीछे का रीजन जो है वो रिफॉर्म है। फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना कि पहला जो रिफॉर्म से रिलेटेड चाइना में खास बात है वो ये कि चाइना ने किसी भी रिफॉर्म को बड़े लेवल पे नहीं लगाया। जब वो पॉलिसी बनाता है तो पहले पॉलिसी को किसी एक स्मॉलर लेवल पे अप्लाई करता है, और जब देखता है कि पॉलिसी सक्सेसफुल हो रही है, मतलब इफेक्टिव पॉलिसी है, तो फिर उसे मैसिव स्केल पे, मैसिव लेवल पे अप्लीकेबल करता है। दूसरी बात कि रिफॉर्म के बाद चाइना में हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, और जितनी भी इंडिकेटर्स थे जो इंडिकेट करते हैं कि वहां पे इकोनॉमिकल एंड सोशल, ये दोनों वर्ड देख लो आप, सोशल एंड इकोनॉमिकल इंडिकेटर, जितने भी सोशल इकोनॉमिकल इंडिकेटर है, सोशल इंडिकेटर मींस हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेशली, इकोनॉमिकल इंडिकेटर मींस पर कैपिटा जीडीपी, है ना। तो जितने भी सोशल और इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो चाइना में रिफॉर्म के बाद ये इंडिकेट करने लग गए कि चाइना का ग्रोथ होना शुरू हो गया है। अगली चीज कि जब चाइना ने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म किया, कम्यून सिस्टम को खत्म किया एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में, तो चाइना में प्रोस्पैरिटी का लेवल और बढ़ना शुरू हो गया, इक्वालिटी का लेवल चाइना में और बढ़ना शुरू हो गया, और वहां की जो पीपल थी, जो लोग थे, जो कुछ लोग गरीब भी थे, फार्मर्स, तो उनकी भी इनकम अब बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि हर बंदे के पास इंडिविजुअली उनको लैंड अलॉट कर दिया गया था, तो उनकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। और उसके अलावा चाइना में ग्रोथ रूरल इंडस्ट्री का भी होना शुरू हो गया था, क्योंकि देखो जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा तो धीरे धीरे वहां का इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से चाइना में आसान हो गया, मतलब चाइना में जो है अदर पॉलिसीज को एप्लीकेबल करना आसान हो गया। तो मतलब कि बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फॉर द अदर रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स करने के लिए एक अच्छा बेस चाइना में बन गया था। तो ये चाइना का अप्रीजल है, ये था आपका प्री रिफॉर्म, ये था पोस्ट रिफॉर्म, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ आए, सबको पता है 1988 में पाकिस्तान ने रिफॉर्म किया, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये कि भाई प्री रिफॉर्म भी उनका ग्रोथ नहीं हो रहा था और पोस्ट रिफॉर्म भी पाकिस्तान का ग्रोथ नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी थी कि पोस्ट रिफॉर्म पाकिस्तान में और ख़राब होनी शुरू हो गई। जैसे कि एक पॉइंट है कि भाई पाकिस्तान में पॉवर्टी
रिफॉर्म के बाद दोबारा से इंक्रीज होनी शुरू हो गई। 1980s तक पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 25% था, जो आफ्टर रिफॉर्म और इंक्रीज होना शुरू हो गया। दूसरी बात कि पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम और साथ में उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट रिफॉर्म के बाद और गिरनी शुरू हो गई। तो यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्या हुआ आफ्टर रिफॉर्म, आफ्टर 1988 कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट और स्लो हो गया, पॉवर्टी और तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। तो कई सारे पॉइंट्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पहला कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, तो वो जिसकी वजह से कि वहाँ पे फूड ग्रेन की सप्लाई लगातार हो रही थी, तो वो ग्रोथ जो है गुड हार्वेस्ट कंडीशन की वजह से था कि पाकिस्तान में अगर वेदर ने सपोर्ट किया और वहाँ की लैंड प्रोडक्टिव है तो वहाँ पे खेती अच्छी हो जानी है और उनका जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा दिखना है आपको, ठीक है। और अगर सिचुएशन साथ नहीं देती है, वेदर अच्छा नहीं है, तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी कम है। मतलब कि उनके एग्रीकल्चर का ग्रोथ उनके हार्वेस्ट कंडीशन पे डिपेंडेंट था, ना कि वहाँ की गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से। मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था एग्रीकल्चर के ग्रोथ में, और अगर गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर के ग्रोथ में रोल नहीं था तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। पहला पॉइंट पाकिस्तान की इकोनॉमी के डिक्लाइन जाने का। दूसरा पॉइंट, एक कंट्री के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसकी पावर होती है। जितना ज्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आपके पास आपकी कंट्री उतनी तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि आपके पास परचेजिंग पावर है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्ड कैसे करना चाहिए, इकट्ठा कैसे करना चाहिए, तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करिए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इकट्ठा करिए। पाकिस्तान में क्या चल रहा था, पाकिस्तान इन दो तरीकों से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा कर रहा था। पहला, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके, और दूसरा, जो पाकिस्तानी वर्कर मिडल ईस्ट कंट्री में काम कर रहे थे वहां से रेमिटेंसेस रिसीव करके पाकिस्तान में जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा हो रहा था। तीसरी बात कि भाई पाकिस्तान एक तरफ तो लगातार लोन लिए जा रहा था, अपने पुअर इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से लगातार अदर कंट्रीज से बोरो कर रहा था, और उसके लोन की पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो लगातार क्या होती जा रही थी, कम। एक तरफ वो लोन लेता जा रहा है, लोन बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ लोन को पे करने की कैपेसिटी लगातार कम होती जा रही है। तो इन तीन बातों की वजह से स्पेशली, और भी एक पॉइंट है जैसे कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एक बात और भी है कि पाकिस्तान में लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। तो ये दो बातें आप एडिशनल लिख सकते हो, लेकिन मेनली जो आपके बुक में पॉइंट्स है वो ये 3 पॉइंट्स हैं कि इन 3 बातों की वजह से 1988 के बाद पाकिस्तान का ग्रोथ बढ़ा नहीं, उल्टा कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये